अब ये नहीं कि मैंने आपको बोला कि आप घड़ी खरीदेंगे मेरे बदले में, आपको क्या है, मैं आपको घड़ी तो दे दूंगा, बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के यहाँ जाके चोरी करनी पड़ेगी या उसको। हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम लगातार कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेंगे जो आपके हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूरी है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटीन 1872 में आया, जिसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें पहली आती है 25 अप्रैल और दूसरी आती है 1 सितंबर। स्टूडेंट्स कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 25 अप्रैल और 1 सितंबर में दोनों में कहाँ पे लगाया जाए क्वेश्चन, क्योंकि सवाल दोनों से ही आते हैं एमसीक्यू में। 25 अप्रैल वो डेट है जब ये इनेक्ट किया गया, यानी इनेक्टमेंट की, और 1 अप्रैल वो डेट है जब इसको कमेंस किया गया, यानी कमेंसमेंट की, जब लागू करवाया गया। स्टार्टिंग में आज हम सिर्फ इसके बेसिक इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग करेंगे इसकी डेफिनेशन से, जो कि आती है सेक्शन 2H में। सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बताता है, ऑल एग्रीमेंट्स which are enforceable by law are contract। यानी कि वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराए जाएं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमको कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले की स्टेजेस क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट की प्रायर स्टेजेस क्या हैं, यानी किस पॉइंट से इसको शुरू किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस इसमें मैंडेटरी हैं जो होनी चाहिए, और उसके बाद क्या क्या एसेंशियल पार्ट हैं, किस किस के बिना, किन चीज़ों के बिना ये अधूरा माना जाएगा। सेक्शन 2H तो आपको एक डेफिनेशन दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन उसके एसेंशियल आपको सेक्शन 10 में मिलेंगे, यानी कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको मिलेगा सेक्शन 10 में। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो सबसे बेसिक और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो किसी ऑफर से शुरू होता है। मान के चलें, सपोज ए व्यक्ति ने बी को एक ऑफर दिया, जिसको हम प्रपोजल भी कह सकते हैं, कि आप मेरी घड़ी खरीदना चाहेंगे, और दूसरे व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हामी भर दी। वो मना भी कर सकता है, लेकिन उसने वो घड़ी खरीदना ज़रूरी समझा और उसने बोला कि हाँ मैं खरीदूंगा। ऐसे में अगर ए व्यक्ति ने उसे ऑफर दिया तो उसको एक्सेप्ट करने वाला कौन हुआ? बी हुआ। तो बी ने एक्सेप्टेंस कर दी, यानी अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, जो वो रिजेक्ट भी कर सकता था। पॉइंट नोट करने का क्या है, रिजेक्शन भी कर सकता था, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस चुना, और एक्सेप्टेंस चुनने के बाद एक स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई, एक कंडीशन कंप्लीट हो गई आपकी, जो है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कई बार क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है फॉर्मेशन के लिए, जहां पे आपको ऑफर भी होगा, एक्सेप्टेंस भी दे रखा होगा, और इसी के बाद सेकंड चीज आती है जो कि है कंसिडरेशन। जब ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो अपनी घड़ी बेचना चाहते हैं, क्या वो खरीदेंगे, तो इसमें ए का एक इंटेंशन था अपनी घड़ी को बेचना, और बी का इंटेंशन था उसको खरीदने का। ऐसे में दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, और वो प्रॉमिस कंसिडरेशन के साथ मिलके एग्रीमेंट बन गई।
यहां इंपॉर्टेंट बात आई एग्रीमेंट की, यानी एग्रीमेंट तक जो चीज आपको मिल रही है देखने को वो क्या है, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन वर्ड है ये बेसिकली आपको बताता है व्हाट इज द वर्थ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसमें दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को क्या चीज देने के बारे में बात करी है, क्या एक्सचेंज हो रहा है दोनों का। ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो एक एग्रीमेंट को रिजल्ट करती हैं, और यही एग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल होगा, जब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा, यानी लॉ रजामंदी दे देगा कि हाँ ये एग्रीमेंट सही है। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर लॉ ये बोलेगा कि हाँ ये सारा एग्रीमेंट सही है और मैं इसको पूरा करवाऊंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इस बात से एक और इंपॉर्टेंट लाइन आती है, दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, है ना, सीधी सी बात है, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसका मतलब स्टार्टिंग में जाइए डेफिनेशन में, और डेफिनेशन में जाके ये बात सोचिए हमने क्या लिखवाया था, ऑल एग्रीमेंट्स विच आर इनफोर्सिबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वही होंगे जो इनफोर्सिबल बाय लॉ होंगे। इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब लॉ उनको चेक करेगा क्या वो सही है या नहीं, वो सही किन बेसिस पे करेगा, उसकी कुछ कंडीशन है जो सेक्शन 10 में आपको दे रखी है। सबसे पहली जिसमें है कि भाई दोनों पार्टीज जो हैं, यानी यहां पे ए और बी का अगर हम एग्जांपल लें तो दोनों ही पार्टीज कैसी होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए। मतलब वो दोनों ही 18+ होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ताकि उनकी मेंटल फैकल्टी इतनी डेवलप हो कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस एग्रीमेंट में वो आ रहे हैं, वो एग्रीमेंट सही होगा और वो उसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू को देख पाए। मेजर के साथ साथ वो साउंड माइंड भी होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी रूप से, दिमागी रूप से परेशान या दिक्कत में ना हो, और वो सारी गलत और अच्छी चीज़ें समझ पाएँ जिस समय वो एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ। इसके साथ साथ दूसरी जो बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने वाली है, और वो ये है कि जो कंसिडरेशन हमने यहाँ पे लिया है, कंसिडरेशन का मतलब जो वर्थ है, जो मनी है, जो इन्वॉल्व हो रही है चीज़ उसमें। जैसे यहाँ पे ए ने बी को जो ऑफर दिया था स्टार्टिंग में, उसमें बोला था कि आप वॉच खरीदेंगे और वॉच की जो कीमत होगी वो 2000 होगी, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो भी सही होना चाहिए, यानी लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको बोला कि आप घड़ी खरीदेंगे मेरे, बदले में आपको क्या है, मैं आपको घड़ी तो दे दूंगा, बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के यहाँ जाके चोरी करनी पड़ेगी या उसका मर्डर करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी कंसिडरेशन साथ में आप नहीं लगा सकते, वो अनलॉफुल हो जाएगा, कानून उसको स्वीकृति नहीं देगा, वो मना करेगा उसके लिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन के बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो उद्देश्य है उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी राइटफुल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो साउंड माइंड के बाद, मेजॉरिटी के बाद, यानी मेजर होने के बाद, कंसिडरेशन लॉफुल होने के बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये सारे ही जो कंडीशंस हैं इन पर गौर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ पे जैसे घड़ी खरीदने की बात थी, ऑब्जेक्ट बिल्कुल लॉफुल है, लॉ कहीं भी इसको मना नहीं करता, क्योंकि ये ए पर्सन की घड़ी है, वो चाह रहा है उसको बेचना। अगली कंडीशन इसके बाद आती है फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से डर दबाव में, उसको धमका के, उसको इन्फ्लुएंस करके, उसको गलत चीज़ दिखा के, फ्रॉड दिखा के आप उसकी कंसेंट नहीं ले सकते। कंसेंट में सिंपल बात यह है कि दो लोग जब किसी चीज़ को लेके एग्री करते हैं तो वो सेम मैनर में करें, उनके दिमागों में अलग अलग तरीके के थॉट प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति सोच रहा है कि ये घड़ी बेच रहा है मुझे, दूसरा व्यक्ति जो जिसको वो ऑफर दे रहा है वो भी सेम लेवल पे, सेम तरीके से समझे उस बात को। इसीलिए
फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, यानी कि ऐसी कंसेंट जो किसी भी तरीके के फियर से, थ्रेट से दूर हो, किसी भी तरीके के मिसरिप्रेजेंटेशन से, किसी भी तरीके के फ्रॉड से रहित हो, और ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, वरना वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। और कंसेंट जब फ्री नहीं होती तो फिर लॉ उसको मान्यता नहीं देता, लॉ मना करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट अच्छे नहीं हैं। हाँ, हालांकि उसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि ऐसी चीज़ों का क्या फाइनल रिजल्ट होता है, क्या वो प्रभाव डालते हैं एग्रीमेंट पे, वो बात की बात है। लेकिन आज के लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखी, जिसमें हम लोगों ने डेट्स पता करी, कौन सी 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके बाद हमने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफर से होता है, और ऑफर एक्सेप्टेंस के साथ मिलके प्लस कंसिडरेशन जोड़ के एग्रीमेंट बनाता है। एग्रीमेंट वो चीज़ है जो अगर इन्फोर्सेबिलिटी उसे मिल जाएगी तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट को अंजाम देंगे। और इसके लिए सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन 2H इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए VR पाठशाला क्लासेस।